सर मैं जब भी नागौर के लोगों से मिलता हूँ, वहाँ के नेताओं से मिलता हूँ, तो एक सवाल अक्सर पूछता हूँ कि वहाँ के जो वर्तमान सांसद हनुमान जी बेनीवाल, उनके बारे में क्या राय रखते हैं? आप क्या राय रखते हैं सर? देखिए, हनुमान जी बेनीवाल में ऊर्जा है, ऊर्जावान व्यक्ति हैं, मैं मानता हूँ। वो अच्छा काम करते हैं। आज की तारीख में जिस लेवल के ऊपर, आज 24 घंटे में से मुझे लगता है कम से कम 18 घंटे वो जागते हैं। आप उन्हें कभी भी फ़ोन कर लीजिए, वो फ़ोन उठाते हैं। ठीक है, अब कहानी ये है कि वो बेसिकली पॉलिटिशियन है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, वो पॉलिटिशियन है और आपने उनको विधायक और सांसद दोनों के रूप में देख लिया। अब मैं क्योंकि राजपूत, आज अगर मैं उनके ऊपर भी कोई बात टिप्पणी करता हूँ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो लोग उसको उस नीले चश्मे से देखेंगे या काले चश्मे से देखेंगे कि साहब ने ये जानबूझ के बात इसलिए बोली थी। आज की तारीख में अगर हम मोदी जी के कार्यकाल को, आज की तारीख में हम गहलोत साहब के कार्यकाल को देख सकते हैं, तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, तो मुझे लगता है कि 5 साल में, अभी ये सांसद हैं, उससे पहले विधायक हैं, तो आज की तारीख में हर व्यक्ति मोटा मोटी ये समझने के लायक है कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छा है। हाँ, ऊर्जावान है, उसमें कोई शक नहीं, भागते रहते, रुकते कहीं नहीं। अचीव क्या करना चाहते हैं वो मुझे नहीं समझ में आया अभी तक। उनका बेसिकली एक होता ना, मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में ये अचीव करेंगे, इससे ये टारगेट से ये अचीव कर लेंगे तो ये हो जाएगा। अगर हम खीमसर प्रॉपर के आंकड़ों को देखें, जो उनका बेस है, मैं तो कहता हूँ एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई हर 1 साल या 2 साल के बाद में आपकी जितनी विधानसभाएं हैं उनका एक कंपैरेटिव चार्ट बन जाना चाहिए कि साहब यहाँ के एमएलए ने इस फंड में ये काम किया, इसने ये काम किया, इसने ये। अपन जब पढ़ते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में जाते हैं, तो आपका कंपैरिजन बनता ही है, आपका रिजल्ट आता ही है। ये रिजल्ट शीट की व्यवस्था हो जाए ना, मेरिट लिस्ट निकलने लग जाए ना, तब काम हो सही, तब सच में काम हो सकेगा। और मैं तो कह रहा हूँ, मैं अगर राजनीति में थोड़ा सा भी सक्सेसफुल हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो कोई ना कोई ऐसी एजेंसी हायर करेंगे हम, जिसके कुछ ना कुछ मानक तय करेंगे कि इन कम से कम 5 मानक के ऊपर पिछले 5 साल का काम तो लेके लोगों के सामने लाओ तो सही, किया क्या तुमने। तो अगर वो उसके हिसाब से, मैं तो कौन होता हूँ कि मैं मकराना के बाहर की तरफ देखता ही नहीं साहब। मुझे नहीं पता डीडवाना में क्या हो रहा है, डेगाना में क्या हो रहा है, परबतसर में क्या हो रहा है। मैं एक फौजी हूँ, मुझे एक पोस्ट दे दी जाती थी कि साहब इस पोस्ट में दुश्मन नहीं आना चाहिए, ये लौंगे वाला है, इस लौंगे वाला में दुश्मनी, आपको लौंगे वाला संभालना है। वैसे मैं ये मान के चलता हूँ, मेरे पास मकराना है, उसकी 4,30,000 जनसंख्या है साहब, 2,64,000 वोटर हैं, 135 गाँव हैं, 39 पंचायत है, बहुत है साहब, इतना ही है हमारे पास। इतने बड़े तो हम वो है नहीं कि वो पूरे नागौर की बात करें। आपने मकराना के बारे में कहा कि मकराना मेरे पास है, सिर्फ मकराना का मैं ध्यान रखूंगा। अभी क्या हो रहा है, विकास वगैरह जो काम होने चाहिए बराबर हो रहे हैं? और अगर आप 2023 में चुनाव लड़ेंगे, ये कन्फर्म तय माना जाए, तो क्या मुद्दे आपके होंगे? चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच आप जाएंगे, किन मुद्दों पर आप वोट मांगेंगे? इसका मैं ढंग से जवाब देना चाहूँगा। मकराना एक इंटरनेशनल ब्रांड रहा। जैसे मैंने पहले कहा था कि 350 साल पहले ताजमहल बनने के बाद से इसकी पहचान बन गई कि ये सफ़ेद पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक ट्रांसलूसेंट स्टोन है, ये असली में असली संगमरमर कहीं है तो वो मकराना में, बाकी सफ़ेद पत्थर है। क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो जिसे हम कहते हैं, जो कि कुदरती एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कैल्शियम कार्बोनेट, वो 99% तक है। यानी इस पत्थर से आपके घर परिवार में, आपके सिस्टम में अच्छा ही होता है। मतलब आप कहते हैं ना, ये ऐसे इस तरह का कोई प्लास्टिक पेंट नहीं है, केमिकल्स नहीं है इसके अंदर। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए इस मकराना की वैल्यू थी। आज भी गूगल पे आप जाएंगे तो मकराना का, गूगल कहता है कि 20,000 करोड़ का रेवेन्यू है एनुअल। मेरा ये मानना है कि मोटा मोटी आज भी 4,000 करोड़ से 8,000 करोड़ के बीच में उस छोटे से मकराना में मार्बल का व्यवसाय होता है। राम मंदिर में भी मकराना का, गर्भगृह में मकराना ही लग रहा है, दुबई की मस्जिद में भी मकराना ही लग रहा है, बड़ी से बड़ी होटल में भी मकराना ही लग रहा है, क्योंकि उसकी क्वालिटी उस लेवल की है। मगर दूसरी तरफ मकराना में क्या हुआ, पिछले देश आज़ाद होने के बाद में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है कोई मकराना। शिक्षा के मामले में हमसे गया गुजरा कोई नहीं। मकराना के पैसों से कुचामन बन गया, मकराना के पैसों से किशनगढ़ बन गया। आज ये मंडी मकराना में क्यों नहीं हो सकती थी साहब? क्यों यहाँ से पलायन करके व्यक्ति किशनगढ़ में चले गए? किशनगढ़ में तो पत्थर नहीं निकलता। इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? डीडवाना में भाटा नहीं निकलता, किशनगढ़ में भाटा नहीं निकलता, कुचामन में भाटा नहीं निकलता, भाटा तो मकराना में निकलता है। इसके लिए हम मानते हैं कि यहाँ का जो नेतृत्व रहा है, अब ये बात ध्यान से सुनिएगा और इस बात को अगर आप ध्यान दे सकें कि 2000 में जब मैं अधिकारी बना था, इस मकराना में 1 लाख बाहर का मजदूर रोज आता था। ट्रेनें भर के आती थी सर,
इस मकराना में बसें भर भर के बाहर का मजदूर आता था। इस मकराना की जो प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो शायद उस वक्त हिंदुस्तान की प्रति व्यक्ति आय से डबल थी। हिंदुस्तान की सर, ये वो मकराना था 2000 में। आज की तारीख में होटल में जगह नहीं मिलती थी, 100 पार्टियां रोज भाटे खरीदने के लिए उतरती थी। आज 5 पार्टी नहीं आती सर दिन में। आज मकराना में 20,000 22, उस जमाने में मकराना में सन 2000 में 20,000 रजिस्टर्ड कंपनियां थी मकराना में, 20,000। आज 5,000 नहीं बची सर। इसका कारण है यहाँ का लालची, महत्वाकांक्षी, अल्पदृष्टि रखने वाला नेतृत्व।